Good morning, students. This is Dr. Pooja Saxena, Geography Department, Government College, बूंदी. हमारे पेपर एडवांस्ड फिजिकल जियोग्राफी के अंतर्गत आज हम एक्सोजेनेटिक फोर्सेस एंड डेन्यूरेशन यानी बहिर्जात बल और अनाच्छादन के विषय में बात करेंगे. देखिए, बहिर्जात बल यानी वो बल जो पृथ्वी की सतह के बाहर क्रियाशील होते हैं. इन्हें डीस्ट्रक्चरल फोर्सेस कहा जाता है. इन्हें इवन क्रिएटर्स भी कहा जाता है. समतलता कारक बल भी कहा जाता है, क्योंकि अंतर्जात बलों के द्वारा धरातलीय सतह पर जो विषमताएं उत्पन्न की जाती हैं, ये बल उन्हें काट छांट कर, घिस कर पुनः समतल बनाने का प्रयास करते हैं. बहिर्जात बलों को सक्रिय बनाने में किसी न किसी गतिशील साधन, किसी न किसी मूविंग एजेंट का योगदान होता है. जैसे कि ब्लोइंग विंड यानी कि बहती हुई हवा, जैसे रनिंग वाटर, चलता हुआ पानी, जैसे स्लाइडिंग ग्लेशियर्स, खिसकती हुई हिमानियाँ, अंडरग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल, या सी वाटर यानी सागरीय जल जैसे कारकों का योगदान होता है. अ, यही प्रक्रिया यानी बहिर्जात बलों द्वारा चट्टानों की काट छांट, उन्हें घिसना, उन्हें क्षीण बनाना, ये क्रिया अनाच्छादन यानी डेन्यूटेशन कहलाती है. अनाच्छादन यानी आच्छादन का हट जाना, कवर का हट जाना. अनाच्छादन में उन सभी साधनों के कार्य सम्मिलित होते हैं जिससे कि भूपटल के किसी भाग की हानि होती है, यानी उसका क्षय होता है. और जो अपर उपलब्ध पदार्थ होता है, जो हटाया गया पदार्थ होता है, उसका फिर कहीं अन्यत्र निक्षेप होता है, किसी दूसरी जगह डिपोजिशन होता है. और उस डिपोजिशन के फलस्वरूप अवसादी शैलों, सेडिमेंट्री रॉक्स यानी वो पदार्थ लेयर बाय लेयर जमा होते चले जाते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक्स अवसादी शैलों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं. डेन्यूरेशन के जो प्रक्रम हैं उन्हें हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं. एक तो स्टैटिक प्रोसेस यानी कि स्थैतिक प्रक्रिया, स्थिर प्रक्रिया, और दूसरा काइनेटिक प्रोसेस यानी कि गतिक प्रक्रिया. स्थैतिक प्रक्रम से तात्पर्य है कि जब चट्टानों का इन साइटू अपने ही स्थान पर टूट फूट हो, वो अपने ही स्थान पर ढीली पड़ती जाएं, और ढीले पड़ने से उन चट्टानों का चूर्ण बनता जाए, तो ये जो प्रक्रिया होती है उसे अपक्षय यानी विदरिंग कहते हैं. जबकि इरोजन जो है, अपरदन, वो एक गतिक प्रक्रम है जिसमें कि जो गुरुत्व प्रवाही जल होता है, जैसे कि वर्षा का जल है, नदी है, भूमिगत जल है, या वायु है, ग्लेशियर्स हैं, सी वेव्स हैं, जैसे साधन चट्टानों के पदार्थों को तोड़ते फोड़ते हैं, उन्हें ढीला करके, अपर्दित करके अपने साथ बहा कर ले जाते हैं और फिर उसे कहीं अन्यत्र निक्षेपित कर देते हैं. तो उसे हम इरोजन या मास मूवमेंट के नाम से जानते हैं. तो अनाच्छादन की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत अपक्षय, अपरदन और निक्षेप, तीनों ही प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं. और मूल रूप से अपक्षय और अपरदन क्रियाओं का जो सम्मिलित प्रभाव है उसे हम अनाच्छादन कहते हैं. यानी डेन्यूडेशन इज अ सम टोटल ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन. सबसे पहले हम वेदरिंग, अपक्षय की बात करते हैं. व्हाट इज वेदरिंग? देखिए, अपक्षय उन विभिन्न भूपृष्ठीय प्रक्रमों का प्रभाव है जो कि चट्टानों का विघटन करती हैं और बड़े पैमाने पर उसे ढीला कर देती हैं. पृथ्वी की सतह पर जब प्राकृतिक साधनों के द्वारा चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूट फूट होता है, अपक्षय होता है, अपघटन होता है, तो वो प्रक्रिया जो है अपक्षय कहलाती है. रॉक डिसइंटीग्रेशन या डिकम्पोजिशन, विघटन और अपघटन, ये जो प्रक्रियाएं हैं चट्टानों का, इसे हम अक्षय या विदरिंग कहते हैं. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये एक स्थैतिक प्रक्रम है जिसमें अपने ही स्थान पर चट्टानें टूट फूट कर ढीली पड़ती हैं और बिखर जाती हैं. इसके अंतर्गत दो तरह के प्रोसेस सम्मिलित होते हैं. वेदरिंग इज द केमिकल एंड फिजिकल मैकेनिकल प्रोसेसेस that change the characteristics of rocks on the earth's surface.
इसे हम भौतिक और रासायनिक 2 प्रक्रमों में विभक्त कर सकते हैं। भौतिक प्रक्रम जिसमें तापीय अंतर, तुषार क्रिया यानी फ्रॉस्ट एक्शन, जीव-जंतुओं द्वारा, वनस्पति द्वारा चट्टानों का मौलिक रूप से विघटन, अपरदन सम्मिलित होता है। लेकिन इसमें शैल तत्वों में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। ये भौतिक क्रिया है, यानी भौतिक साधनों के द्वारा चट्टानों का डिसइंटीग्रेशन। और दूसरा होता है रासायनिक प्रक्रम केमिकल प्रोसेसेस, जिसमें जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं और उससे चट्टानी कण ढीले पड़ते जाते हैं और इस क्रिया को हम डिकम्पोजिशन, अपघटन कहते हैं। ठीक है, अब हम फिजिकल वेदरिंग की बात करें, भौतिक अपक्षय की, तो जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न क्रियाओं की बात पहले ही कर ली। फ्रॉस्ट वेजिंग एक्शन, एब्रेजन, एक्सफोलिएशन और विंड। सबसे पहले हम बात करें, तापीय अंतर की बात करते हैं। देखिए, जो रवेदार आग्नेय शेल होती हैं, जो क्रिस्टलाइन इग्नस रॉक्स होती हैं, उसके जो कण हैं वो तापमान के बढ़ने पर फैलते हैं और तापमान के घटने पर संकुचित होते हैं। जैसे ग्रेनिटिक रॉक है, वो 65.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पर प्रति 30 मीटर के अंतर पर 2.5 सेंटीमीटर उसमें क्षैतिज विस्तार होता है। ठीक है, और इसी अनुपात में यदि ताप की कमी होती है तो उसमें संकुचन होता है। इसलिए जो डेजर्ट्स में, मरुस्थलों में जो ग्रेनिटिक रॉक्स होती हैं उस पर भौतिक अपक्षय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो दैनिक तापांतर है वो अधिक होता है, दिन के तापमान अधिक होते हैं, रात्रि के तापमान कम होते हैं। परिणाम स्वरूप बार बार प्रसार और संकुचन होने से चट्टानों में तनाव के कारण संधियाँ विकसित होती हैं, जॉइंट्स विकसित होते हैं और इन संधियों के सहारे बड़ी चट्टानें बड़े पिंडों में टूट जाती हैं। और इसके विपरीत जो क्लास्टिक रॉक्स होती हैं, जो शिलाचूर्ण से बनती हैं, उनमें तापीय अंतर का प्रभाव ज़्यादा नहीं होता है। जैसे कि शैल है या सैंडस्टोन है, उस पर तापीय अंतर का प्रभाव नगण्य होता है, क्योंकि इनके जो कण होते हैं वो परस्पर एसिडिक और बेसिक पदार्थ की पतली सतह के द्वारा पृथक होते हैं। लेकिन जो ग्रेनिटिक रॉक्स होती हैं उन पर भौतिक अपक्षय का प्रभाव, तापीय अंतर का प्रभाव सर्वाधिक होता है। तो ताप के कारण जो चट्टानें हैं उनका ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन होता है, यानी कणदार विघटन होता है। जैसा मैंने बताया, उष्ण मरुस्थल हैं, वहाँ दैनिक तापांतर ज़्यादा है। बड़े कण वाली शैलें जो विभिन्न खनिजों और रंगों वाली होती हैं वो बहुत प्रभावित होती हैं तापांतर से। एक ही चट्टान के अंदर संरचना का जो अंतर है उससे तापीय प्राप्ति में डिफरेंस होता है। कोई कण ज़्यादा प्राप्ति करता है, कोई कण कम प्राप्ति करता है। परिणामतः उनमें प्रसार और संकुचन की भी भिन्नता होती है। तो शैल के भीतर एक टेंशन जनरेटर, एक स्ट्रेन जनरेट होता है और चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित होती हैं, बिखरने लगती हैं। इस क्रिया को कहते हैं शैटरिंग, यानी भंजन हो जाना। इसी तरह से भंजन की क्रिया होती है वर्षा जल के द्वारा। जो उष्ण मरुस्थल होते हैं उनमें दिन के समय जो तपती हुई चट्टानें, उस पर यदि वर्षा जल की छींटें पड़ती हैं तो वो उनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, चटकने पड़ जाती हैं और परिणाम स्वरूप जो चट्टानें छोटे छोटे कणों में बिखरने लगती हैं। ठीक वैसे जैसे हम शीशे की कोई गर्म चिमनी है और उस पर पानी के छींटे डाल तो शीशा चटक जाता है, ठीक वही स्थिति मरुस्थलों में जो है वर्षा जल की क्रिया के फलस्वरूप होती है। और चौथा हम महत्वपूर्ण इशू लें, वो है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, जो कि फ्रॉस्ट की वजह से होता है। बड़ी मात्रा में पिंड विघटन जो वेजिंग क्रिया के द्वारा होता है। वो कैसे होता है कि जो शीत प्रधान क्षेत्र हैं, जैसे हिमाच्छादित क्षेत्र हैं या जो ऊंचे अक्षांशीय क्षेत्र हैं, जो ऊंचे पर्वतीय प्रदेश हैं, वहाँ पे जल बार बार जमता और पिघलता है। तो इस तुषार की क्रिया से जैसे जो बालूका पत्थर होते हैं या शेल जैसी जो अवसादी चट्टानें होती हैं, उनमें ये क्रिया सर्वाधिक होती है। तो चट्टानों में जो दरारें हैं, छिद्र हैं, उनमें जल प्रवेश कर जाता है। जब टेम्परेचर गिरते हैं, रात्रि के समय जब टेम्परेचर गिरते हैं तो वो जल जम जाता है। दिन के समय जब टेम्परेचर बढ़ते हैं तो वो पुनः पिघलकर जल बन जाता है। तो बार बार जो ये ऑल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग की क्रिया होती है, उससे चट्टानों में
प्रसार और संकुचन की क्रिया होती है। तो जल जब जमता है तो उसके आयतन में 10% की वृद्धि होती है और जो प्रति वर्ग सेंटीमीटर शैल पे 15 किलोग्राम का दबाव डालती है। तो इस दबाव से क्या होता है कि संधियों का क्रमशः विस्तार होता जाता है, वो खंडित होती जाती हैं और जो खंडित शैलें हैं वो फिर ढालों से सरक कर पर्वतों की तलहटी में टालस के रूप में जो है एकत्रित होती जाती हैं। नेक्स्ट हम सॉरी फैक्टर की बात करें वो है एक्सफोलिएशन यानी अपशल्कन, जो कि विंड के द्वारा होता है। एक्सफोलिएशन में हवा के प्रभाव से चट्टानें परत दर परत उधड़ती हैं, जैसे प्याज के छिलके उतरते हैं ठीक वैसे। जो रवेदार शैलें होती हैं क्रिस्टलिन रॉक्स, उसमें क्षैतिज परतें ढीली पड़ पड़ के एक के बाद एक उखड़ती जाती हैं। तो मरुस्थलों में जैसा कि हमने बताया तापांतर की वजह से चट्टानों में प्रसार और संकुचन की क्रिया क्रमशः होती रहती है, तो उससे शैलों की ये जो क्षैतिज परतें हैं वो ढीली पड़ती जाती हैं। फिर ऊपरी परत पृथक होती है, इस क्रिया को हम कहते हैं फ्लेकिंग, पत्रकन। ये ढीली शैल परत हट जाती है, फिर जो नीचे वाली परत है वो एक्सपोज्ड हो जाती है। तो मरुस्थलों में ऐसे बहुत सारे जो एक्सफोलिएटेड डोम्स ये सब दिखाई देते हैं। तो एक जो महत्वपूर्ण क्रिया है भौतिक अपक्षय की वो एक्सफोलिएशन भी है। और छठा हम प्रोसेस करें वो है प्रेशर रिलीज, डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू प्रेशर रिलीज। जो ऊपरी चट्टानें हैं उनके दबाव से निचली चट्टानों में स्थित जो आग्नेय या कायांतरित शैलें होती हैं उनमें क्रिस्टल्स बनते हैं। जब ऊपरी चट्टानों का अपरदन हो जाता है तो निचली चट्टानों में प्रेशर रिलीज हो जाता है, जिससे फ्री होकर उसमें दरारें और चट्टानें पड़ती हैं और जो चट्टानें हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। देखिए एब्रेजन का उदाहरण, रगड़ के द्वारा, घिस्टन के द्वारा बड़ी मात्रा में जो है चट्टानों का कमज़ोर पड़ते जाना। एक्सफोलिएशन का स्वरूप देखिए, कॉमन इन शेल, स्लेट एंड माइका, जिसमें चट्टानें परत दर परत उधरती जाती हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल वेदरिंग की, रासायनिक अपक्षय की। देखिए वायुमंडल की जो निचली लेयर है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की का एक्सेस है, लेकिन जल और नमी का यदि अभाव होता है तो ये तत्व निष्प्रभावी होते हैं। लेकिन जब नमी या जल का कॉम्बिनेशन इन्हें मिलता है तो अपक्षय की दृष्टि से बहुत सक्रिय हो जाते हैं और एक तरह के सॉल्वेंट का काम करते हैं, घोलक का काम करते हैं। तो इसके संयोग से जो चट्टानें हैं उनमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं और मूल पदार्थ से कम या ज़्यादा आयतन वाले जो पदार्थ हैं जिनमें खनिजों की रचना होती है उनमें बार बार रीएडजस्टमेंट के कारण वियोजन होता रहता है। तो रासायनिक अपक्षय जो है वो कई तरह का होता है, जैसे कि हम बात करें हाइड्रोलिसिस की, या पहले बात करें ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। जो ऑक्सीजन है वो वायु जल से मिलकर चट्टानों के जो खनिज हैं उनको ऑक्साइड में बदल देती हैं। इससे जो चट्टानें हैं वो अपघटित होती हैं। जो आग्नेय शैलें हैं उनमें लोहे के ऊपर जब ऑक्सीडेशन होता है तो रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है, उससे वो गलती जाती हैं। जो उष्णाद्र क्षेत्र होते हैं, हॉट ह्यूमिड एरियाज होते हैं, उनमें चट्टानों पर ऑक्सीडेशन से पीले और लाल रंग की मिट्टियाँ उत्पन्न होती हैं। तो व्हेन ऑक्सीजन इंटरेक्ट्स केमिकली विद मिनरल्स मीन्स ऑक्सीडेशन। दूसरा हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन, हाइड्रेशन की। वर्षा का जल जो है वो शैल पदार्थों से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनको घोल लेता है। तो इस घोल से रासायनिक मिश्रण बनता है। तो जल की ये रासायनिक अभिक्रिया जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस कहलाती है, जिसमें न केवल चट्टानों के खनिज भिगोकर तर किए जाते हैं बल्कि उसमें केमिकल चेंजेस होता है। परिणाम स्वरूप जो खनिज पदार्थ हैं वो नए कंपाउंड्स बनाते हैं, नए यौगिक बनाते हैं, नए खनिजों में बदल जाते हैं और इस तरह निर्मित जो नए खनिज होते हैं वो दीर्घकाल तक स्थायी होते हैं। इन व्हेन वाटर इंटरेक्ट्स केमिकली विद मिनरल्स, दैट इज हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस। अब हम बात करें कार्बोनेशन की।
कार्बोनेशन यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है मिनरल्स के साथ केमिकली इंटरेक्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल के साथ मिश्रित होकर कार्बोनेट बनाता है। इससे चट्टानों के जो घुलनशील तत्व होते हैं वो अलग हो जाते हैं। जैसे आयरन सल्फाइड है, उस पर कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित जल की जब क्रिया होती है तो आयरन के कार्बोनेट्स और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो इसी तरह से जो चूना पत्थर की चट्टानें होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित जल जब मिश्रित होता है तो चूने के कार्बोनेट्स में वो बदल जाता है। तो इस तरह जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो चूने के प्रदेश में जो है घुलन क्रिया करता है, चट्टानों को अपघटित करता है। तो कार्बोनेशन से क्षार और पोटेशियम कार्बोनेट की उत्पत्ति होती है। यानी when carbon dioxide interacts chemically with minerals forms carbonic acids and it dissolves limestone creating caverns and caves karst topography के अंतर्गत हम देखते ही हैं। इसी तरह से एक प्रोसेस और है, उसे कहते हैं डीसिलिकेशन यानी सिलिका पृथक्कीकरण। जो सिलिका युक्त शैलें होती हैं उसमें जल द्वारा रासायनिक विधि से सिलिका एलिमेंट को अलग करने की क्रिया होती है। जैसे जो ग्रेनिटिक रॉक्स हैं उनमें सिलिका ज़्यादा पाया जाता है। इनमें से कुछ क्वार्ट्ज के रूप में होता है और ज़्यादातर सिलिकेट के रूप में होता है। तो सिलिकेटों का जो जल है वो उसका जो पृथक्करण होने से चट्टानें जो होती हैं ढीली होती हैं, उनका डिसइंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता है। तो जो क्षारीय आग्नेय शैलें हैं उनका वियोजन जो अम्लीय आग्नेय शैलें होती हैं उनकी तुलना में ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो डिफरेंट रॉक टाइप्स और जो प्रोसेसेस हैं वो मिलकर अपना प्रभाव डालते हैं। जो अपक्षय है उसकी दर 3 कारकों पर डिपेंड करती है। कौन से कारक हैं? एक तो पार्टिकल साइज, सरफेस एरिया एक्सपोज टू द सरफेस। सरफेस के ऊपर जो एरिया एक्सपोज्ड है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो संगठन है, उसमें कणों का साइज किस प्रकार का है उस पर डिपेंड करता है। साइज़ किस तरह का है, जैसा हमने बात की कि उसमें जॉइंट्स किस तरह के हैं, वो पोरस है कि नॉन पोरस है। और क्योंकि जो पोरस होती हैं या जो सॉल्यूबल खनिज होते हैं, घुलने योग्य खनिज होते हैं, उन पर रासायनिक क्रियाएं अपक्षय बड़ी तेज़ी से होता है। इसी तरह जो लंबवत स्तर वाली चट्टानें होती हैं, हॉरिजॉन्टल लेयर्स वाली जो चट्टानें होती हैं, उन पर फ्रॉस्ट वेजिंग, वाटर और जो विंड है उसका प्रभाव बहुत तेज़ी से होता है। तो एक बार जब चट्टान का आधार ख़त्म होता है तो ग्रेविटी की वजह से वो डिसइंटीग्रेट जल्दी होने लगती है। इसी तरह हमने मिनरल कंपोजिशन की भी बात कर ली। हम क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट को हम निरंतर देख ही रहे हैं। उष्णाद्र जलवायु में रासायनिक अपक्षय का प्रभाव तेज़ी से होता है, हमने देखा ही है। और ज़्यादा तापमान और आर्द्रता से शैलों के लवण घुल जाते हैं। मरुस्थलीय शैलें होती हैं उन पर सीधे सीधे जलवायु का प्रभाव पड़ता है। इसी तरह स्लोप का प्रभाव पड़ता है, भूमि का जो ढाल है। ढालू भूमि पर यांत्रिक अपक्षय ज़्यादा होता है और अगर ढाल खड़े होते हैं तो जो ढीली चट्टान है उनका स्थानांतरण बड़ा आसान हो जाता है। जो कम ढालू भूमि होती हैं वहाँ पे चट्टानें संगठित होती हैं तो उसका जो अपक्षय है या स्थानांतरण है वो इतनी आसानी से नहीं होता है। मृदा जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर produced through weathering processes, contains the necessary nutrients to support various forms of plant and animal life. आप जानते ही हैं। इसी तरह हमने हम एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देखें वो बायोटिक वेथरिंग, जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय जिसमें कि प्लांट्स और एनिमल्स अपना रोल प्ले करते हैं। प्राणी वर्गीय अपक्षय जिसे हम कहें, जिसमें जो प्लांट्स की जो रूट्स होती, प्लांट्स कंट्रीब्यूट टू बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल विदरिंग। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स पेनिट्रेट इनटू द जॉइंट्स ऑफ द रॉक्स। चट्टानों की जो संधियाँ होती हैं उसमें पौधों की जड़ें घुस जाती हैं। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है
उसके अंदर जो मिट्टी की जो आंतरिक सतह है जिसमें रूट्स अंदर जाती हैं, गहराई तक प्रवेश करती हैं, तो वो फैलती हुई चट्टानों की दरारों को और चौड़ा कर देती हैं। परिणाम स्वरूप तनाव और विघटन तेजी से होता है। इसी तरह जो जड़ें होती हैं उसमें बैक्टीरियाज होते हैं, वो भी शैल खनिजों को वियोजित करते हैं, उन्हें कमज़ोर करते जाते हैं। तो वनस्पतियों के अवशेष जब सड़ते हैं तो उनके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड और जैविक अम्ल अलग होता है, तो वो एक एक्टिव सॉल्वेंट का काम करते हैं, सक्रिय घोलक का काम करते हैं और शैल खनिजों को वियोजित करते हैं। तो ये जो क्रिया होती है इसे कीलेटन कहते हैं। वनस्पति के द्वारा जब अपक्षय होता है, सड़ाकर या घोलकर, उसके फलस्वरूप। इसी तरह जीव जंतुओं के द्वारा अपक्षय होता है। देखिए, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसमें कई कीड़े मकोड़े और बरोइंग जीव यानी जो बिल बनाकर रहते हैं, वो भूमि को खोदते हैं, उसे ढीला पोला करते हैं। जैसे कि लोमड़ी होती है या गीदड़ होते हैं, या चूहा, चींटी, दीमक जैसे जो जीव हैं वो बिल बनाते हैं। या फिर छोटे जीव हैं जैसे कि कीड़े मकोड़े, केंचुए हैं, वो भी मिट्टी को खोद खोद के भुरभुरा कमजोर बनाते हैं, तो उनका अपना रोल होता है। देखिए, ह्यूमंस का योगदान तो डेस्ट्रक्टिव वे में ही ज़्यादा होता है। आर्थिक क्रियाओं के लिए जो है माइनिंग प्रोसेस को अपनाना, man breaks a large amount of rocks in the course of his activities like agriculture, construction of houses, construction of roads, among others. घर निर्माण, सड़क निर्माण, खनन, कृषि, इन समस्त कार्यों के लिए उसके द्वारा भी जो है चट्टानों को ढीला किया जाता है, लूजनिंग ऑफ रॉक्स की जाती है। इसी के साथ हम तथ्य की बात करें, मास वास्टिंग, वृहत अपक्षय। अपक्षय द्वारा चट्टानें ढीली पड़ती हैं। और मास वास्टिंग की जब हम बात करते हैं, मास वास्टिंग रेफर्स टू द डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ रॉक एंड सॉयल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। गुरुत्व के प्रभाव से वृहत मात्रा में ढाल के सहारे चट्टानों का खिसकना। So this is a result of Earth's surface not being flat but instead consisting of slopes के रूप में। अपक्षय जो है उसका जियोमॉर्फिक सिग्निफिकेंस भी है। जैसे कि हमने देखा सॉइल फॉर्मेशन में जो ढीली चट्टानें हैं उनके वो निरंतर सूक्ष्म होकर विभिन्न परतों के रूप में जो पेडोजिनेसिस होता है यानी मृदा निर्माण है, या वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चट्टानों के डिसइंटीग्रेशन के सापेक्ष चलता रहता है। अपक्षय से जो धरातल है वो नीचा होता है, और धरातलीय सतह नीची होती है तो उसका जो प्रभाव है हमें अधिक मैदानी सतह के रूप में दिखाई देता है। अच्छा, इसके डिसइंटीग्रेशन से जो सामग्री मिलती है वो लैंडफॉर्म्स को निर्मित करती है, नवीन स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं। इसी तरह कोमल और कठोर शैलों पर डिफरेंशियल वेदरिंग होती है। जैसे मैंने बताया, कुछ कण कठोर होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं, तो उसमें विभेदक अपक्षय होता है, वैशेषिक अपक्षय होता है। परिणाम स्वरूप तरह तरह के लैंडफॉर्म्स निर्मित होते हैं इसके फलस्वरूप। और बड़ी मात्रा में हमने पढ़ाई है मास वास्टिंग जो है, जिसमें चट्टानें ढीली पड़ती हैं और जो टॉलस है, जो शैल मलबा है, वो सरकता है बड़ी मात्रा में स्लो फ्लोइज के द्वारा, धीमे प्रवाह के द्वारा। रैपिड फ्लो के द्वारा भी सरकता है जब वो एकदम से सरकता है, या तो सर्पण की क्रिया होती है जिसे क्रीपिंग कहते हैं, या फिर तीव्र बहाव भी होते हैं, जैसे रैपिड फ्लोइज कहते हैं। जब जल पर्याप्त मिल जाता है तो चट्टानें बड़ी मात्रा में सरकती हैं, मास में सरकती हैं। और वेरी रैपिड फ्लोइज भी होते हैं, गुरुत्व के प्रभाव से जो है डिब्रिस फॉल होना, रॉक फॉल होना, लैंडस्लाइड होना जैसी क्रियाएं इससे एसोसिएटेड होती हैं।